नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद है जो कांग्रेस के बहुत ही गद्दावर नेता है, जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन पार्टी ने उनको वो तवज्जो नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। पार्टी से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और आज वो कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनके मुद्दे। बहुत बहुत स्वागत। मेघा जी, पहली बात तो मैं पार्टी से नाराज होकर नहीं गया, पार्टी के कुछ नेताओं से नाराज होकर गया। और नाराजी का मूल कारण जो था, भारतीय जनसंघ और जनता, मैं तो जनसंघ का दीपक ही हूँ। और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए असंख्य लोगों ने काम किया और निस्वार्थ काम किया। और ये भी सही बात है कि मैं और मेरे परिवार को बहुत कुछ इस पार्टी ने दिया, लेकिन पार्टी की विचारधारा जो है उसमें अगर हम देखें तो ये पार्टी हमेशा पार्टी विद डिफरेंस की बात करती आई और थी भी, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि मेरे जैसा कार्यकर्ता इस पार्टी से निकला है। मैंने पोस्टर चिपकाए, दीवारों पर लेखन किया, आंदोलन किए, तब जाके मैं पार्टी में इस मुकाम पे आया था। तो यहाँ ये बात सही है। लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने जब 18 के बाद परिदृश्य बदला, तो उसमें चाहे मुख्यमंत्री जी हों चाहे संगठन के लोग हों, उन्होंने पार्टी को अपना व्यक्तिगत आभा मंडल से मंडित करने का प्रयास किया। शिवराज जी कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, पार्टी का अध्यक्ष कहता मैं ही सब कुछ हूँ, संगठन मंत्री कहता मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे दृष्टिकोण में मैं कुछ मामलों को लेकर उनके पास गया। हमारी बागली विधानसभा, जो कि ईमानदारी की पर्याय मानी जाती है, जोशी जी को लोग इसलिए वोट दिया कि वो ईमानदार हैं, और जोशी जी की ईमानदारी के कारण लोगों ने लगातार वोट किया। उसी बागली विधानसभा में 17.5 करोड़ का घोटाला हुआ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वी.डी. शर्मा जी, हितानंद जी, पार्टी के सभी जिम्मेदारों तक गया और मैं बार बार उनसे निवेदन करता था कि जो बागली को तो कम से कम इस चीज़ से बख्शा जाए। लेकिन लोगों के 2,40,000 रुपये निकल गए खाते में से, उनका मकान नहीं बना। जब मैं जाता था क्षेत्र में तो लोग लगातार बात करते थे। कुछ अन्य भ्रष्टाचार भी वहाँ पर देखने में आए। मैं लगातार कहता आया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चोट होना चाहिए। इसके बाद पिताजी के स्मारकों को लेके भी मैं गया कि पिताजी का हमारा जो स्मारक हाट में बन रहा है उसको लेके एक आदमी ने गलत टिप्पणी की थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं शिवराज जी से और सभी जिम्मेदारों से लगातार मिलता रहा कि इनका स्मारक तत्काल बनाया जाए। इन दो बातों को देखने के बाद जब देखा कि शिवराज जी अपने आराम के लिए एक मकान का निर्माण भोपाल में करवा रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में रहेंगे, उसको उन्होंने आनंद फनन में 6 माह में तैयार करवा लिया। लेकिन पिताजी का स्मारक आज 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि ये लोग कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के साथ जिस चीज़ के लिए पहचाना जाते हैं उस पर लगातार चोट कर रहे हैं, ईमानदारी पे चोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सादगी पर चोट कर रहे हैं, सरलता पे चोट कर रहे हैं। आज हम देखते हैं बीजेपी के नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते। पिताजी को हमने देखा कि खुद को जीप चलाते थे, जीप में रहते थे, सादा जीवन उच्च विचार उनके थे। लेकिन उन सब विचारों को त्यागते हुए जब ये नेता लोग दिखे, और दूसरा आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 वोट के लिए अपनी सरकार गिराना मंजूर की, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार की सौदेबाजी की और सौदेबाजी के माध्यम से सरकार हासिल की, और उस सरकार का परिणाम आप भाजपा के कार्यकर्ता भोग रहे, दुखी होकर उन कार्यकर्ताओं की आवाज़ भी मैं बनना चाहता था। और मैंने माननीय कमलनाथ जी से निवेदन किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम बिना शर्त आपको लेंगे, कोई शर्त हमारी कोई। मैंने कहा मैं बिना शर्त आपके साथ आऊँगा। दूसरा, उन्होंने पिताजी के स्मारक के लिए बहुत बड़ी पहल की थी। 3 महीने में उन्होंने ज़मीन अलॉट की थी। मुझे लगा कि एक अच्छे नेता कमलनाथ जी, तो मुझे उनके साथ जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी से मेरा व्यक्तिगत संपर्क बहुत शुरू से है। 1991 में मैं कांग्रेस में जाना चाहता था, उन्होंने मुझे रोका था। इसके अलावा माननीय राहुल सिंह जी, अपने अरुण यादव जी, मुकेश नायक जी, आरिफ अकील तो मेरे छात्र राजनीति के गुरु रहे हैं। तो इन सबसे मेरा संपर्क लगातार रहा। और उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं कांग्रेस में जाकर उन कार्यकर्ताओं और जनता की आवाज़ उठाऊंगा जिनकी आवाज़ आज भाजपा में कहीं न कहीं दबी कुचली हुई है। इसी नाते से मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। लेकिन जोशी जी, एक लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कई लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, चूंकि लोगों ने देखा कि आपके आंसू झलके, आपका जो दर्द झलका, क्योंकि स्वर्गीय जोशी जी का एक बड़ा गढ़ रहा इस क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। तो कांग्रेस को इसका पूरा फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है इस बार इससे एक बड़ा, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें एक बड़ा फायदा हो सकता है? नहीं, मैंने तो किसी कार्यकर्ता को बोला भी नहीं कि आप पार्टी ज्वाइन करो। लेकिन मैं जिस गाँव में जाता हूँ, उस गांव में जो पिताजी के साथ रहे 4-4 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी के लोग, वो खुलेआम मेरे साथ आते हैं। और मैं उनको रुकता भी हूँ कितनी बार कि आप मत आओ मेरे साथ, क्योंकि अभी इनको लगेगा कि ये इनके साथ है तो आपके साथ कुछ हरकत करने का प्रयास करेंगे। और की भी उन्होंने, क्योंकि 18 के बाद जोशी जी उदयनगर में जिस गादी पे बैठे थे जैन परिवार की, उस गादी को तोड़ दिया गया। जहाँ कटारपुर में पसारी परिवार के यहाँ बैठते थे गादी पे, उस गादी को तोड़ा। बाद में हाटपिया विधानसभा में जनसंघ जमाने के कार्यकर्ता की गुमटी हटाने का प्रयास किया। आपने देखा था मैं जेसीबी में खुद बैठा था 6 घंटे धूप में अंदर।
तो ऐसे प्रयास भी हुए, तो इस नाते से मैंने कहा। लेकिन आज मुझे लगता है कि संपूर्ण देवास जिले में सोनकंज विधानसभा तो हमारे परंपरा वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा लगातार जीतते आ रहे हैं और उनका बहुत अच्छा कर्म क्षेत्र है। उन्होंने बहुत शिद्दत से इस क्षेत्र को बनाया। इंदौर के होने के बावजूद भी कभी उन्होंने लगने नहीं दिया कि क्षेत्र में वो बाहरी हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि कन्नौज खातेगांव, बागली, हाटपिपिया और देवास चारों सीटों पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। और आने वाले कल में जो आम जनता कह रही है, अधिकारी कर्मचारी भी कहीं ना कहीं दबी जुबान से कहते हैं कि कांग्रेस आ रही है, तो ऐसे दृष्टिकोण में हो सकता है कि देवास जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराए। सीधी जिले में जो एक मामला सामने आया उसमें जनता ने बहुत आक्रोश है और खास करके आदिवासी संघ ये लगातार कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो एक ढोंग और दिखावा है। क्योंकि हमने तो कई मामले से देखे मध्य प्रदेश में जहाँ आदिवासियों के साथ गलत हुआ, लेकिन आज तक किसी आदिवासी के पैर धोके और उसके चढ़ना मत को सिर पे लगाना कहाँ तक का ढकोसला नजर आता है। और सर इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि घर तुड़वाना, मैं ऐसा मानती हूँ और कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर अपराधी कोई एक है तो क्या पूरे घर पे बुलडोजर चलवाना आपको कहाँ तक ही सही लगता है? नहीं, देखिए शिवराज जी कहीं कुछ न कुछ भ्रमित और मेरे ख्याल से कुंठित है आज की तारीख में। उम्र भी उन पर हावी हो रही मेरे ख्याल से। तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे लगता है कि उन्होंने एक तरफ तो कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है और मैं उनका पुजारी हूँ, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित हमारा आदिवासी बंधु था वो सुदामा और मैं कृष्ण हूँ। तो एक तरफ वो खुद भगवान बनते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं पुजारी हूँ। तो अपने आप को ही कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति शिवराज जी ने निर्मित की है। लेकिन जिस प्रकार की ये व्यवस्था आपने देखी कि लोगों ने बड़ा हंसी का और मजाक का पात्र बनाया कि जिस आदमी के साथ इससे व्यवहार हुआ उसको तो लोग उजागर किया है, लोग उजागर ही नहीं किया, साथ में उसका फोटो दिखाया। जबकि ऐसा कहा जाता है, हमारे कानून में व्यवस्था है कि पीड़ित का फोटो नहीं दिखाया जाता, लेकिन शिवराज जी ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए उसका फोटो दिखाया। तो निश्चित रूप से एक अपराधी तो वो है ही आज भारतीय दंड संहिता में। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार आपने पूछा कि बुलडोजर का उपयोग, ये बात बिल्कुल सही है। और बहुत सी बार लोग कहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, लेकिन कितनी बार बच्चे असंस्कारी हो जाते हैं। रावण के पिताजी ब्राह्मण थे, अच्छे ब्राह्मण थे, ऋषि कहते थे, लेकिन रावण उनके यहाँ निकला तो उसके लिए क्या उनको हम दोषी ठहराएंगे? तो ऐसे दृष्टिकोण में परिवार की व्यवस्था देखने के बाद ही इस प्रकार का काम होना चाहिए। लेकिन योगी जी ने जो बुलडोजर चलाए वो आतंकवादी और उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमे थे, हत्या के मुकदमे। लेकिन शिवराज जी तो आजकल योगी जी से आगे निकलने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा 2004, 5, 6 में शिवराज जी कई राष्ट्रीय नेताओं में गिनती होती, लेकिन आज सबसे पीछे के नेताओं में कहने की गिनती हो रही। तो ऐसे दृष्टिकोण में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने योगी जी का जो फार्मूला था उसको आनंद फनन में अपनाने का प्रयास किया। और चाहे जिसपे चाहे जो बुलडोजर चलाना या उनके मकान तोड़वाने की व्यवस्था की, कि वो पीड़ित पक्ष जिसकी कि माँ बाप का कोई दोष नहीं, उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं, वो एक नशे में, ऐसा कहते हैं कि नशे में था, तो नशे वाले की तो अज्ञानता होती है, उसमें ज्ञान ही नहीं होता है। तो ऐसे मैं परिवार के साथ इस प्रकार की हरकत करना मैं कतई उचित नहीं मानता। जब तक न्याय प्रणाली, हमारे न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था उसको दोषी ठहराए, उसके बाद कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई भी आपको पता है कि इस प्रकार की नहीं होती। और मेरे ख्याल से अगर उसके अवैध अतिक्रमण है, उसने कहीं ना कहीं तो वो किया, तो उसको तोड़ना भी चाहिए। लेकिन कहीं उसका भेद है, उसके माँ बाप और बच्चों की व्यवस्था, पत्नी की व्यवस्था देखने के बाद, बहन बेटियों की व्यवस्था देखने के बाद घर तोड़ते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ये घटना मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिवराज जी अपने आप को, मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास वो करते थे, आप वो ग्राफ को प्राप्त नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की बातें करके कि उनको लगता है कि मैं योगी जी ने इस प्रकार का किया और आज वो देश के सिरमौर नेता बन गए, तो क्या मैं भी देश का सिरमौर नेता बन जाऊँ? जोशी जी, एक बात ये भी सामने आती है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी लाडली बहना योजना में 1-1 हजार रुपए खाते में डाले, तो कई लोगों का ये कहना है कि 1 हजार रुपए खाते में डालने से क्या घर चल जाता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि वो बहना योजना का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर वहीं पर 51,000 भर्तियों को लेकर के आज भोपाल में धरना प्रदर्शन है। वहाँ पे कई बहनें बैठी हुई है, कल तो एम्बुलेंस भी नहीं मिली उनको, और अंदर संघ की बैठक चल रही थी। तो बीजेपी क्या दोहरी राजनीति अपना रही है? नहीं, दोहरी निश्चित रूप से अपना रही। आपको याद होगा कि मैं खुद शिक्षा मंत्री रहा हूँ 5 साल, और लगातार हम प्रयास करते रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी की जाए। हमने देखा है कि 200 बच्चों पे एक शिक्षक, 150 बच्चों पे एक शिक्षक, विषयवार शिक्षकों की कमी, फिर भी हमारे बच्चे आज पढ़ के अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे मैथ्स के टीचर नहीं, हमारे यहाँ गणित के, उसके इंग्लिश के टीचर नहीं, हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर नहीं, केमिस्ट्री के टीचर नहीं, भाषाओं के टीचर नहीं। तो इसके बाद भी बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमने स्कूलों की संख्या बहुत बढ़ा दी, लेकिन टीचरों की व्यवस्था हमने नहीं की थी। ये मैं आज स्वीकार करता हूँ। लगातार प्रयास किया। कांग्रेस सरकार आने के बाद 2019 में पहली बार शिक्षकों की पात्रता परीक्षा हुई, लेकिन उन पात्र शिक्षकों को भी नौकरियां नहीं दी बीजेपी की सरकार ने। आज तक उसमें
5-7 हज़ार वैकेंसियाँ पेंडिंग है। 51,000 शिक्षक में नहीं, 80,000 शिक्षकों की ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने 51,000 की पात्रता करवाई और पात्रता के तहत लगभग 1,96,000-95,000 की पात्रता उत्तीर्ण करने के बाद आज तक उनको नियुक्तियाँ नहीं दी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार शिक्षा की व्यवस्था को ठीक नहीं करना चाहती। और मैं तो कह सकता हूँ कि शिवराज जी ने अपने बेटों को, खुद सरकारी स्कूल में पढ़े, खुद कहते हैं मैं सरकारी में पढ़ा, तो क्या जरूरत पड़ी थी उनको अपने बेटों को अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाना? क्या उनको मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं था? क्या उनको देश की शिक्षा व्यवस्था पे भरोसा नहीं था? ऐसे दृष्टिकोण में मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आज विश्वास खो चुके हैं जनता का, कहीं न कहीं नौजवानों का, क्योंकि आज देखें कि बेरोजगारी की हमारी यहाँ स्थिति कैसी है। उन्होंने सिखाया कि लर्न और अर्न, लर्न फॉर अर्न, उन्होंने एक स्कीम चलाई। तो लर्न फॉर अर्न उनके बेटे कर सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड में पढ़ के आए। हमारे गांव का बच्चा जो है छोटे छोटे गांव में रहता है, वो लर्न फॉर अर्न कैसे करेगा? उसको ना इंग्लिश का नॉलेज है, ना मैथ्स का नॉलेज है, उसके पास टीचर नहीं है, उसके पास बैग नहीं, उसके पास आने जाने का रास्ता नहीं, उसके पास बिजली नहीं। तो ऐसे दृष्टिकोण में वो बच्चा लर्न फॉर अर्न थोड़ी करेगा। उसको लर्न फॉर अर्न सिर्फ स्कीम चला देने से कुछ नहीं होता। और जैसे आपने बोला कि लाडली बहन योजना शुरुआत की कि मैं हर एक की बहनों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये डालूंगा, बाद में उसमें शर्तें जोड़ दी गई। उस शर्तों के बाद मुश्किल से 20% 22% बहनें उसमें आती उस दायरे में। उन दायरे में आने के बाद भी कागजों की इतनी पूर्ति, जो कागज उनके पास ऑलरेडी है, पूरी उनके पास डाटा है, लेकिन चूंकि उनका एक प्रचार प्रसार करना, तो उन प्रचार प्रसार के तहत उन बहनों को लाइन में लगवाया। किस प्रकार की स्थिति पूरे प्रदेश में निर्मित हुई थी आपने देखा। और आज जो मध्य प्रदेश नहीं देश में जो महंगाई का सूचकांक है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सिलेंडर ही 1200 रुपये का आता है, तो 1,000 में उस बहन का सिलेंडर ही नहीं मिलेगा। तो आप शिवराज जी क्या देना चाहते हो, किस प्रकार से करना चाहते हो, इस पर एक बार सोच विचार के आपको करना चाहिए। आप जनता का विश्वास, आपने लाडली लक्ष्मी योजना चलाई थी, तब आप पूरे विश्व में कहीं ना कहीं छाया थे। लाडली बहना आपने चलाई है, तो लोग समझते हैं कि ये आपने सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया, चुनाव के मुद्दे। फिर तो उन्होंने सौदेबाजी की बात करी। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में हरियाणा में कहा था ये बात, कर्नाटक में कही थी, लागू भी की। उसको देखा देखी इन्होंने ये चीज़ को मध्य प्रदेश में अपनाया। जब कमलनाथ जी ने कहा कि हम कर्नाटक की तर्ज पे 1,500 रुपये देंगे और 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, ये बात कही तो शिवराज जी कहने लगे कि मैं 3,000 रुपये दूंगा। अरे ये कोई सौदेबाजी की बात है? आप अपने स्टैंड पे तो क्लियर रखो, जो आपने बोला उसको क्लियर करना चाहिए आपको। आने वाले समय में चुनाव है मध्य प्रदेश में, और हम आपको किस महत्वपूर्ण भूमिका में देखेंगे? क्या हम आपको एक विधायक के तौर पे आगे देख सकेंगे इस क्षेत्र में? नहीं, मैं तो जब पार्टी ज्वाइन की थी तभी मैंने कहा था कि मैं किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता का हक नहीं मानना चाहता जो 4 साल 4.5 साल से फील्ड में काम कर रहा। और मैंने कहा था कि मुझे लड़ाना है तो बुधनी से चुनाव लड़ा। बाद में मेरे पार्टी के संगठन के लोगों ने कहा कि बुधनी से हमारे पास जो भी व्यवस्था है, हम बुधनी से आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, आपको जहाँ से चुनाव लड़ना है वो आप हमें बता दें। मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, आपको तय करना, ये भूमिका संगठन को तय करना, संगठन जो निर्देश देगा उसका मैं पालन करूँगा। आपको लगता है कि कांग्रेस जैसा बीजेपी में जिस तरीके के कार्य चलते थे, तो अभी आप कांग्रेस में आए हैं तो बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का कार्य करने का तरीका एक अलग है, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? नहीं, कांग्रेस में मैं माननीय कमलनाथ जी से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि विजनरी नेता या कुछ नई सोच लेके, जिसके अंदर कोई तड़प है, कोई विचार है, इतने शांति से बात करते हैं। हमें लगता है कि कोई टीचर जो है वो हमको कोई चीज़ समझा रहा है, तो मुझे वो लगता है। दिग्विजय सिंह जी पूरे प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, भली भांति जानते हैं, इस नाते से कमी और अच्छाई को बताते हैं। अभी अरुण यादव जी के पिताजी के प्रोग्राम में गया, अरुण भाई ने एक परिवार के सदस्य के रूप में मुझे हाथों हाथ लिया। राहुल भैया से जब मिला तो मुझे लगा कि एक बड़े भाई ने मेरे कंधे पे हाथ रखा। बीजेपी में ये बात आज की तारीख में कमोबेश खत्म हो गई। नहीं तो बीजेपी में मैं कह सकता था कि संगठन को परिवार माना जाता था। हमारे घर तो बड़ी बड़ी बैठकें हुई, माननीय अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अपने मोदी जी, सुषमा जी, सब हमारे घर पे आए भोजन करने। मैंने देखा इनको, एक वो परिवार बात था। लेकिन आज अगर हम देखें बीजेपी कार्यालय में निकलते तो बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री ऐसे निकलते हैं जैसे कोई सेना के कोई कमांडेंट हो और पूरी सेना उनके सामने खड़ी है, उनको सैल्यूट करे। ये अपेक्षा उनके अंदर है, यही शिवराज जी के अंदर अपेक्षा हो गई। तो मुझे लगता है कि आज सीना तान के चलने की जो प्रवृत्ति इनके पास आ गई है, ये जनता इस चुनाव में इनका उतार देगी। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।